क्लोनिंग ऑफ जीन्स। बायोमेडिकल या इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए हमें एक सिंगल जीन की बहुत सी कॉपीज़ चाहिए होती हैं। जीन्स की बहुत सी कॉपीज़ एक टेक्निक की मदद से प्रोड्यूस की जा सकती हैं और इस टेक्निक को जीन क्लोनिंग के नाम से पहचाना जाता है। जीन क्लोनिंग दो तरह से हो सकती है, एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू और दूसरी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, और नाम से ही जाहिर है ये रिकम्बाइन करना, किसी चीज़ को दोबारा से मिलाना। तो इस टेक्नोलॉजी में डीएनए को रिकम्बाइन किया जाता है। ये एक इन विवो मेथड होता है, यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर ये मेथड होगा जब हमें जीन की मल्टीपल कॉपीज़ इंडस्ट्रियल स्केल पर चाहिए होंगी। इसका एक फ़ायदा ये है कि हमें एट द एंड जीन प्रोडक्ट मिल जाती हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फिर उसको आइसोलेट करते हैं, उसको एक सूटेबल वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, और उसके बाद उस सूटेबल वेक्टर को एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो जब उस होस्ट सेल की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होंगी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये सब कैसे होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो ये देखते हैं। तो कंपोनेंट इसके ये हैं कि सबसे पहले आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर, मॉलिक्यूलर ग्रुप और एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए। अब वन बाय वन इन सब कंपोनेंट्स की डिटेल देखते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होगा जिसको आप क्लोन करना चाह रहे हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। It can be obtained by one of the three possible ways. Artificial gene synthesis is the process of synthesizing a gene in vitro without template DNA samples with the help of DNA synthesizer machine. B. Gene of interest can be obtained by synthesizing it from its messenger RNA. Synthesis of gene from mRNA is carried out by reverse transcriptase enzyme, which are naturally found in retroviruses. The DNA formed by this process is called complementary DNA or cDNA. C. In most of the cases, the gene of interest is directly cleaved from a chromosomal DNA by using particular DNA scissors called restriction enzyme. So, gene of interest आपको कैसे मिल सकता है? एक तो आप उसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर सकते हैं डीएनए सिंथेसाइजर मशीन का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा प्रोसेस ये होगा कि आप मैसेंजर आरएनए के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं, और इस प्रोसेस के लिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स चाहिए होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए बनता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट क्रोमोसोमल डीएनए को तोड़ो और उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। और क्रोमोसोमल डीएनए को तोड़ने के लिए, क्लीव करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होंगे उनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस या मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, जैसे अभी हमने बात की है कि क्रोमोसोमल डीएनए की क्लीवेज के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल करेंगे। 1970 में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया था, और उसके बाद से लेकर अब तक बहुत से एंडोन्यूक्लियेसेस आइसोलेट किए जा चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के दरमियान पाए जाने वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल टूट जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते थे, और जब कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था तो ये उस वायरस के जीनोम को चॉप अप कर देते थे, उस जीनोम को कट कर देते थे। तो इस वजह से इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं से भी जाकर डीएनए को काटना शुरू कर दें। कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहां पर जाकर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करते हैं। तो उन स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जाना जाता है। इन रिस्ट्रिक्शन साइट के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद होती हैं।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 4 to 8 बेस पेयर्स होती हैं डीएनए में, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और डीएनए को उस स्पेसिफिक साइट से कट कर देंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह से डीएनए को कट करते हैं, या तो वो स्टैगर्ड कट प्रोड्यूस करते हैं या फिर ब्लंट कट प्रोड्यूस करते हैं। स्टैगर्ड कट को हम स्टिकी एंड के नाम से भी जानते हैं। स्टैगर्ड कट में क्या होता है कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स के ये स्पेसिफिक साइट को ऐसे काटते हैं कि इसके एंड पर कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स बच जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ तक है, और उसके बाद जो कट ऐसे प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये कुछ न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड बच गई हैं। इन बच जाने वाली न्यूक्लियोटाइड्स के साथ दूसरा डीएनए आकर इजीली बाइंड हो जाएगा या इन पर इजीली स्टिक हो जाएगा, तो इस वजह से ये स्टिकी एंड्स लाइगेशन के लिए हेल्पफुल रहती हैं। लाइगेशन क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टिकी एंड और ब्लंट एंड की। अगर 5 प्राइम एंड से कट करेगा एंजाइम तो ये 5 प्राइम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अगर ये कट 3 प्राइम एंड से होगा तो इसको हम 3 प्राइम स्टिकी एंड्स के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। 5 प्राइम एंड पे आप देख सकते हैं कि 5 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग हो रही हैं, जबकि 3 प्राइम एंड का हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी का डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन 3 प्राइम एंड पर सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। उसके बाद जो दूसरा कट था इसका नाम था ब्लंट कट। ब्लंट कट में क्या होता है कि एंजाइम डायरेक्टली बीच से ही ब्लंटली उसको कट कर देता है और डबल स्ट्रैंडेड कट ही हमारे पास आता है, तो इसलिए हम इसको ब्लंट कट कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ओवर हैंगिंग न्यूक्लियोटाइड्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमें स्टिकी एंड के केस में सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिली थी, यहाँ पर कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड बाकी नहीं रही हैं। ये बीच से कट हुआ है डीएनए का फ्रैगमेंट, तो इसलिए इसको ब्लंट कट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर कैरियर्स और वेक्टर्स। Vector are another major component required to make a recombinant DNA molecule for gene cloning. Vector एक और मेजर कंपोनेंट है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर एक्ट एज अ व्हीकल फॉर कैरिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट सेल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे आप कॉलेज या स्कूल जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कि वो आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे सके, कि आपको घर से पिक करे और कॉलेज ड्रॉप कर दे, तो बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एज अ व्हीकल या गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल होगा, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएगा और होस्ट सेल में पहुंचा देगा, ताकि होस्ट सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लिकेशन हो सके। यूजली स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। आमतौर पर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल यानी प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल शुड प्रोसेस द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर। अब एक वेक्टर के अंदर कौन कौन से खसूसियात होनी चाहिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। सेकंड कि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद हों। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह से आगे चल के हेल्पफुल होंगे। थर्ड चीज़ रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए डिफरेंट एंजाइम के लिए, ताकि वेक्टर को कट किया जा सके और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इजीली इंसर्ट किया जा सके। अब वेक्टर्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं? प्लाज्मिड हो सकता है, लैम्डा फेज डीएनए, कॉस्मिड कॉम्बिनेशन होता है प्लाज्मिड और फेज डीएनए का। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यैक को भी एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर ग्लू या डीएनए लाइगेज। अब नाम से ही जाहिर है ग्लू का क्या काम होता है कि वो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है। तो मॉलिक्यूलर ग्लू ये एक ऐसे एंजाइम है जो कि एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। कैसे जोड़ेंगे कि उनके दरमियान जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है उसको बनाकर ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देंगे। जैसे हमने अभी पीछे देखा था
कि मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या कर रहे थे, डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़कर डीएनए को कट कर रहे थे। तो मॉलिक्यूलर ग्लू क्या करेंगे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाकर डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ देंगे। तो इसी जोड़ने की वजह से इनको मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट्स में डीएनए लाइगेज को यूज़ किया जाता है दो मुख्तलिफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए। जैसे प्लाज्मिड या वेक्टर को जोड़ा जाता है फॉरेन डीएनए के साथ, यानी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम ऐड करेंगे वेक्टर के अंदर तो हम लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़ देगा ताकि वेक्टर उसको होस्ट के अंदर लेके जा सके। और ये वेक्टर और फॉरेन डीएनए कैसे जुड़ते हैं, स्टिकी एंड्स के थ्रू। ये दोनों आपस में अनील होंगे या ज्वाइन होंगे। स्टिकी एंड्स का भी हमने देखा था कि स्टिकी एंड्स कौन से एंड थे, जिनके एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड्स ओवरहैंग थे। तो इस तरह के जो स्टिकी एंड्स होंगे वेक्टर और फॉरेन डीएनए में प्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि इजीली दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकें। एक्सप्रेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एज अ होस्ट एक्ट करेगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के लिए, ताकि जो वेक्टर है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो हमें एक ऐसा सूटेबल ऑर्गेनिज्म ढूंढना होता है जिसमें होस्ट जाके एक्सप्रेस हो सके, तो उसको हम एक्सप्रेशन सिस्टम कहते हैं। Therefore, the selection of suitable expression system always depend upon the type of vector which is being used while making recombinant DNA। जब भी एक्सप्रेशन सिस्टम या होस्ट को सेलेक्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि उसमें कौन सा वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि हम ऐसा सूटेबल होस्ट या एक्सप्रेशन सिस्टम सेलेक्ट करें जिसके अंदर जाके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकें। और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि वेक्टर के अंदर ही मौजूद होगा, तो जब वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, जब वेक्टर की कॉपीज प्रोड्यूस होंगी तो ऑटोमेटिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी भी प्रोड्यूस होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम इज इट्स शॉर्ट जनरेशन टाइम एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स जेनेटिक सिस्टम। So bacterial cell can act as an ideal expression system। अब जैसे हमने वेक्टर की कुछ खसूसियात पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्रेशन सिस्टम की भी कुछ खसूसियात देखी जाती हैं। उसकी सिलेक्शन से पहले देखा जाता है कि क्या ये एक्सप्रेशन सिस्टम जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, क्या इसका जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट है या नहीं, और क्या ये सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो इन दो चीज़ों को देखा जाता है कि एक तो उसका जनरेशन टाइम शॉर्ट हो ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मल्टीप्लिकेशन हो। जाहिर बात है जब एक्सप्रेशन सिस्टम खुद डिवाइड हो रहा है, उसकी जनरेशन आ रही है, तो हमारा जो वेक्टर उसके अंदर मौजूद होगा उसकी भी मल्टीपल कॉपीज जल्दी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरा ये कि इसका जेनेटिक सिस्टम सिंपल हो। तो इसके लिए बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पे तस्वर किए जाते हैं। तो ये तो थे 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये किस तरह से काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। मैकेनिज्म और प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Cloning of the desired gene through recombinant DNA technology involves the formation of recombinant DNA, gene of interest plus vector DNA, transformation of suitable expression system by the recombinant DNA and the identification of transformed clones। Gene of interest या desired gene की cloning के लिए 3 steps होते हैं। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनाना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा कि 2 डीएनए आपस में रिकम्बाइन किए जाएंगे, एक डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और दूसरा वेक्टर डीएनए होगा। इन दोनों को मिलाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा। इसी तरह से दूसरा स्टेप होगा कि सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाए। थर्ड स्टेप क्या होगा कि उन ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स को आइडेंटिफाई किया जाए। इन स्टेप्स की भी फर्दर डिटेल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। First step in the construction of a recombinant DNA is the isolation and purification of vectors and gene of interest। पहला स्टेप ये है कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को आइसोलेट करना है और प्योरीफाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा वो सेल है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा, और ये वो बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर वेक्टर यानी प्लाज्मिड मौजूद है। तो यहाँ से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने सूटेबल वेक्टर को सिलेक्ट किया।
यानी कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वेक्टर के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। उसकी बेसिस पर आपने वेक्टर को सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या होगा कि digest the vector DNA with same restriction enzyme by which gene of interest is cleaved so that compatible sticky ends can be produced। तो इन दोनों की डाइजेशन करवाई जाएगी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ताकि दोनों में एक जैसे ही स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो सकें। नेक्स्ट क्या होगा कि वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्यूबेटेड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। जब यहाँ पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इन दोनों को मीन्स कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वेक्टर को इकट्ठे ही इंक्यूबेट करवा दिया जाएगा लाइगेज की प्रेजेंस में। लाइगेज यानी मॉलिक्यूलर ग्लू की प्रेजेंस में। मॉलिक्यूलर ग्लू आ चुका है तो आप जान ही गए हैं कि वो क्या करेगा कि वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह से हमारे पास दो डिफरेंट डीएनए इकट्ठे जुड़ चुके हैं, तो ये वेक्टर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम। Here transformation refers to the insertion of recombinant DNA into the expression system, which can be performed by putting the expression system bacterial cell that already contain no plasmid and recombinant plasmid into the same मीडियम। अब एक्सप्रेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा कि वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा सुटेबल होस्ट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेक्टर को एक एक्सप्रेशन सिस्टम यानी सुटेबल होस्ट में इंसर्ट करवा दिया गया है, तो इसको कहा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम। इस एक्सप्रेशन सिस्टम का अपना प्लाज्मिड मौजूद नहीं होगा, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया जाएगा। और इंसर्ट करवाने के लिए हम एक चीज़ का और इस्तेमाल करेंगे, वो होगा कि हम इस बैक्टीरियल सेल को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन सिस्टम परमिएबल हो जाएंगे। मीन्स के इजीली वो अलाउ कर देंगे वेक्टर को कि वो बैक्टीरियल सेल में इंटर कर सके। देयर आफ्टर एज द सेल रिप्रोड्यूसेस अ बैक्टीरियल क्लोन फॉर्म्स एंड ईच न्यू सेल कंटेन्स एटलीस्ट वन प्लाज्मिड। तो जब एक दफ़ा अपटेक कर लिया है एक्सप्रेशन सिस्टम ने प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो उसके बाद जब ये सेल डिवाइड होगा या इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम की रिप्रोडक्शन होगी, तो उसके नतीजे में जितने भी सेल्स बनेंगे उन सब सेल्स के अंदर कम से कम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एक एक कॉपी मौजूद होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज आपको नजर आ रही हैं। Therefore, each of bacterial cell contains the gene of interest which will express itself and make its product। तो जाहिर बात है कि जब वेक्टर की कॉपीज प्रोड्यूस हो रही हैं तो वेक्टर के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो इट मीन्स कि हर बैक्टीरियल सेल के अंदर कम से कम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, या कौन से ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने वेक्टर को अपटेक किया था या वेक्टर को अपने अंदर इंटर होने दिया था। क्योंकि बहुत से सेल्स ग्रो करेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ सेल या कुछ बैक्टीरियल सेल्स वेक्टर को इंटर होने ना दें। तो दोनों तरह के एक्सप्रेशन सिस्टम मौजूद होंगे, जिन्होंने अपटेक किया होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और जिन्होंने अपटेक नहीं किया होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो उन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल के अंदर हमारा डिज़ायर्ड जीन मौजूद है और किस सिस्टम के अंदर हमारा वेक्टर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक डाल देते हैं मीडियम में। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आप याद रखें, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो एंटीबायोटिक जीन का यहाँ पर क्या काम होगा कि हमारे वेक्टर के अंदर मखसूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद होंगे। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बैक्टीरिया को स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे।
मीन्स कि उस जीन के होते हुए उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक किल नहीं कर पाएगी। तो यही काम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का। इसीलिए हम देखते हैं कि क्या इस वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं या नहीं। तो फिर हम ऐसे वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद होते हैं। जब हमें पता है कि इस वेक्टर के अंदर कोई भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है या पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं, तो हम वही एंटीबायोटिक को मीडियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मीडियम क्या होती है? मीडियम वो फूड है जिसके अंदर न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया उन न्यूट्रिशंस को खाकर लैब में ग्रो हो सके। तो उस मीडियम के अंदर हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक एंटीबायोटिक डाल देंगे और उस एंटीबायोटिक की मौजूदगी में जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल होंगे वो किल नहीं होंगे और वो ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। जबकि जो दूसरे सेल्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, मीन्स कि उनके अंदर ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का वेक्टर नहीं गया, वो उन एंटीबायोटिक की वजह से किल हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस जीन मौजूद नहीं है। एट द एंड क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स ही बचेंगे और इस तरह से हम अपने डिजायर्ड जीन वाले होस्ट को आइसोलेट कर लेंगे और उसको फिर फर्दर एनालिसिस या प्रोटीन प्रोडक्शन या किसी और पर्पस के लिए उन ट्रांसफॉर्म क्लोन को इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरियस एप्लीकेशंस उन्होंने बताई हुई हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एज प्रोटीन यूज़ किया जा सकता है, या अगर जीन पर कोई रिसर्च चल रही है तो उसके पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेस्ट रेजिस्टेंट के तौर पे उन जीन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर टॉक्सिक वेस्ट को क्लीन करने के लिए भी इन जीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। So that is all about gene cloning.